हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आनंद इन डॉक्टर आनंद सजेशन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है एस्थमा, जिसको हिंदी में हम दमा की बीमारी भी कहते हैं। अब दोस्तों इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली ये एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन होता है। लंबे समय तक आपके जो लंग्स के एयरवेज हैं उसमें सूजन रहना, उसकी वजह से आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। इसको हम एस्थमा कहते हैं। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसके अंदर होता क्या है, मैं आपको बहुत ब्रीफ में समझाऊंगी। आपको ये समझ में आएगा कि आपके साथ एक्चुअली ऐसा होता क्यों है। जब भी आप एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं, एलर्जन जिससे आपको एलर्जी है, आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, आप उसके कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम, जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी वजह से जो हमारे ब्रोंकियोल्स हैं, हमारे लंग्स में ब्रोंकियोल्स होते हैं जहां से सांस हमारी आती जाती है, वहां पर स्पाज्म होने लगता है, वहां पर स्पाज्म वो सुकड़ने लगता है। उसकी वजह से क्या होगा, म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाता है। म्यूकस मतलब बलगम, वो बढ़ जाता है और वो आपका जो एयरवे है उसमें इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। क्योंकि कोई भी चीज अगर किसी एयरवे में इकट्ठी हो रही है तो वहां से जब हमारी सांस आती और जाती है तो उसको उतनी जगह नहीं मिल पाती। जब उसको प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती है, ये हमारे एयरवे से दोस्तों ये ऐसा हो गया है बलगम की वजह से। अब यहाँ से सांस आ रही है, जा रही है, उसको प्रॉपर जगह नहीं मिल पा रही है, तो वो एक आवाज करती है जिसको हम वीज कहते हैं, जिसको साई साई इस तरीके से आपको आवाज पेशेंट को महसूस होती है। कई बार ये आवाज इतनी तेज होती है कि साथ बैठे भी आदमी को पता लग जाता है इसके चेस्ट से कुछ आवाज आ रही है। कुछ पेशेंट ये कहते हैं कि मुझे तो गले से आवाज आती है, मुझे चेस्ट से आवाज आती ही नहीं है, लेकिन ये बेसिकली चेस्ट से ही आ रही होती है, उसको महसूस गले में होता है। एक चीज और है दोस्तों, ये जो आवाज आती है उसको अपनी चेस्ट से साए साए की, ये बेसिकली जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तब आती है, जिसे हम कहते हैं एक्सेल करना। इनहेल में हम ऐसे सांस अंदर लेते हैं तो ये आवाज नहीं आएगी उसको, लेकिन जब उसको बाहर निकालेगा, एक्सेल करेगा अपनी आवाज को, सांस को, तब उसको ये आवाज महसूस होगी कि उसको वीजिंग हो रहा है, चेस्ट से साए साए उसको आवाज आ रही है। इसको हम कहते हैं दोस्तों एस्थमा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस ढंग से ना आना। अब इसके कॉज पे मैं बात करूंगी। इसका जो कॉज है बेसिकली वही है दोस्तों जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, एलर्जिक राइनाइटिस, जिसे आप क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें होता क्या है, या तो ये जेनेटिक होगा या ये एनवायरमेंटल होगा। जेनेटिक आपका जो होता है फैमिली टू फैमिली जाता है, पेरेंट से बच्चों में चला जाता है। एनवायरमेंटल जो होता है वो कुछ भी हो सकता है, इंडोर्स आउटडोर्स। इंडोर्स में जो घर के अंदर है वहां पर कॉकरोचेस हो गए, माइट्स हो गए, आपके कालीन का रेशा हो गया, आपके घर में अगर कोई एनिमल है उसका फर हो गया, उससे आपको एलर्जी हो सकती है। परफ्यूम्स होते हैं उससे एलर्जी हो सकती है। आउटडोर्स में तो पॉल्यूशन ही बहुत ज्यादा है, डस्ट बहुत ज्यादा है, उससे आपको एलर्जी हो सकती है, उससे आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से सडनली सांस लेने में दिक्कत पेशेंट महसूस करता है। अब दोस्तों मैं बात करूंगी इसके सिम्टम्स में। इसके बेसिकली 4 ही सिम्टम्स हैं जो बहुत मेन सिम्टम्स है। सांस छोटी छोटी आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेशेंट खुल के सांस नहीं ले पाता है, पहला सिम्टम ये है। दूसरा वीजिंग, जो साए साए आवाज है जो पेशेंट भी महसूस करता है, और जब हम उसको ऑस्कल्टेट करते हैं, जब पेशेंट को सुनते हैं तो हमें भी बहुत अच्छे से सुनाई देता है। तीसरा है चेस्ट में टाइटनेस महसूस होना, उसको अपनी चेस्ट बहुत टाइट महसूस होती है जब उसको ये प्रॉब्लम होता है तो। और चौथा पॉइंट है दोस्तों खांसी आना। ये इसके बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं जो हमें एस्थमा में दिखते हैं। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है दोस्तों? इसका डायग्नोसिस सिंपल, हम स्पायरोमेट्री पीएफटी करवा लेते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। उससे हमें पता लग जाता है पेशेंट को अस्थमा किस लेवल का है, कितना है। अब मैं इसके ट्रीटमेंट पे बात करूंगी दोस्तों, जो इसका बहुत मेन पार्ट है। हमारी होम्योपैथी में, जैसे मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बताती हूँ, मेडिसिन हमेशा टोटलिटी पे काम करती है। पेशेंट एज ए होल कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके साथ प्रॉब्लम क्या चल रही है, उसके बेसिस पे हम एक मेडिसिन देते हैं जो एक्ट करती ही करती है, जो मैं अपने हर वीडियो में दोस्तों बताती हूँ। लेकिन एस्थमा में कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हम सिम्टम के बेसिस पे, अभी मैं आपको बताऊंगी, अगर आप लेके देखेंगे तो आपको रिलीफ जरूर आएगा। देखिए दोस्तों, इसमें आप मेरी अगर इस ट्रीटमेंट पार्ट को बहुत अच्छे से सुनेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी दवाई कौन सी है।
आप उसको 7 डेज या 10 डेज लेके देखिए, आप बेटर फील करेंगे। हमारी होम्योपैथी में हम जो इस पर ट्रीटमेंट पे जो मेडिसिन देते हैं, इसके ट्रीटमेंट जो चलता है वो बेसिकली उस चीज पे चलता है कि पेशेंट को सांस खुल किस पोजीशन में रहा है, किस पोजीशन में वो कंफर्टेबल फील कर रहा है, किस पोजीशन में वो अच्छा महसूस कर रहा है, उसको सांस खुल के आ गया है। उसी बेसिस पे मैं आपको कुछ मेडिसिन के नाम बताऊंगी दोस्तों, जो बहुत अच्छा काम करती है। पहली मेडिसिन है हमारी मेडोराइनम। मेडोराइनम में क्या होता है दोस्तों, जो पेशेंट है जब उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, बेसिकली रात में ही होती है, लेकिन जब उसको सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसको रिलीफ कब आता है? उसको रिलीफ आता है जब वो पेट के बल लेट जाता है और अपनी जीभ निकाल के सांस खींचता है। ये मेडोराइनम का मेन सिम्टम है। अगर किसी को ऐसा करने से आराम आ रहा है तो वो मेडोराइनम 30 की डोज दिन में 3 बार ले, 7 डेज तक ले, वो ठीक महसूस करेगा। अगर आपको पेट के बल उल्टा लेटने पर जीभ बाहर निकाल कर सांस लेने पर खुल के सांस आ रहा है और आपकी सांस लेने की दिक्कत में रिलीफ महसूस हो रहा है, तो आप मेडोराइनम ले सकते हैं। सेकंड मेडिसिन है हमारी आर्सेनिक एल्बम, जो एस्थमा में बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। इसमें टाइम बहुत ज्यादा मायने रखता है। टाइम ये रात को 12 से 2 के बीच इसमें अटैक आएगा, या तो दोपहर के 12 से 2 के बीच आएगा या रात के 12 से 2 के बीच उसको अटैक आएगा। और इसमें पेशेंट लेट ही नहीं पाता है। जैसे ही वो लेटता है उसको वीजिंग साउंड आना शुरू हो जाता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, तो उसमें लेटना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आर्सेनिक पेशेंट को आराम कैसे आता है? आर्सेनिक पेशेंट को आराम आता है जब वो बैठ जाता है और आगे की तरफ ऐसे झुक जाता है, तब उसको आराम आता है। बेंडिंग फॉरवर्ड, जब वो आगे की तरफ ऐसे झुक जाएगा तो वो रिलीफ महसूस करेगा। अगर ऐसे किसी को आराम आ रहा है, वो आर्सेनिक एल्बम 30 दिन में 3 बार ले, वो बेटर महसूस करेगा। तीसरी मेडिसिन है हमारी दोस्तों सैम्ब्यूकस। सैम्ब्यूकस बेसिकली हम बच्चों में देते हैं। इसमें होता क्या है, कोई एंजाइटी हो गई, किसी तरीका का कोई ग्रीफ हो गया, कोई सडन शॉक लग गया, उस वक्त आपको सडनली सांस लेने में दिक्कत हो जाए तो सैम्ब्यूकस बहुत अच्छा काम करती है। इसमें होता क्या है, जैसे ही बच्चा सोता है, सोते सोते उसको एकदम से खांसी आनी शुरू हो जाती है, उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बच्चा ब्लू दिखने लगता है। ब्लू दिखने का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत कम है, वो सांस ढंग से नहीं ले पा रहा है। अब उसको आराम कैसे आता है? वो सीधा बैठ जाएगा तो उसको सांस आ जाएगा, या वो मोशन में होगा, वो चलने लग जाएगा तो उसको आराम आएगा। अगर किसी को सीधा बैठने से और चलने से रिलीफ महसूस हो रहा है, सांस खुल के आ रहा है, तो वो सैम्ब्यूकस ले। सैम्ब्यूकस को भी 30 में ले, दिन में 3 बार ले, हफ्ते 10 दिन तक लेकर देखें, आप बेटर फील करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों इपिकाक। इपिकाक मेडिसिन में क्या होता है कि आप थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा भी एक्सर्शन करते हैं, आपको सांस फूलना शुरू हो जाता है। अगर किसी को भी ऐसा सिम्टम है कि वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा भी फिजिकल एक्सर्शन नहीं कर पा रहा है, तो वो इपिकाक 30 दिन में 3 बार ले सकता है। अब जो हमारी मेडिसिन है वो है काली कार्ब। काली कार्ब का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसको रात के 2 से 4 के बीच प्रॉब्लम होगा। सोते सोते 2 से 4 के बीच सडनली उसको लगेगा उसको सांस नहीं आ रहा है, उसको वीजिंग शुरू हो जाएगा। वीजिंग जो साए साए आवाज आती है, उसको खांसी शुरू हो जाएगी। और उसको आराम कैसे आएगा? बिल्कुल सीधा बैठने पर और बेंडिंग फॉरवर्ड, जब वो ऐसे आगे की तरफ झुक जाएगा बैठ के, तो वो रिलीफ महसूस करेगा। अगर ऐसे किसी को आराम आ रहा है और ऐसे किसी को 2 से 4 के बीच प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो काली कार्ब 30 जरूर ले। अब जो नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों, उसके सिम्टम्स थोड़े से रिवर्स हैं, वो है सोराइनम। सोराइनम ही सिर्फ एक मेडिसिन है जिसको लेटने पे आराम आता है। जनरली होता क्या है, एस्थमा में लेटने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जो हम आर्सेनिक एल्बम में देखते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। लेकिन सोराइनम में क्या होता है, इसको लेटने से रिलीफ महसूस होता है। इसके साथ थोड़ा सा उल्टा है। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है कि उसको लेट के सांस अच्छा आ रहा है, तो वो सोराइनम जरूर ले, 30 में ले, दिन में 2 बार ले। अब जो नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों, वो है स्पॉन्जिया। स्पॉन्जिया में क्या होता है, इसमें इसको इंस्पिरेशन में वीजिंग आवाज आती है। जब वो सांस अंदर खींचता है तब उसको महसूस होता है उसके चेस्ट से आवाज आ रही है। जनरली एस्थमा में एक्सपीरेशन पे आवाज आती है, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं।
लेकिन स्पॉन्जिया मेडिसिन में जब वो सांस को अंदर लेता है तब उसको आवाज महसूस होती है। अब उसको आराम किस पोजीशन में आता है? उसको आराम आता है जब वो अपनी हेड को बैक करता है, तब उसको सांस खुल के आता है। वो कोशिश करेगा कि वो बैठ जाए और अपने सर को पीछे करे और फिर सांस लेता है तो उसको बहुत रिलीफ महसूस होता है। अगर इस पोजीशन में किसी को आराम महसूस हो रहा है, स्पॉन्जिया 30 दिन में 2 बार लें, 15 दिन तक लें, वो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। एक मेडिसिन हमारी बहुत अच्छी है और दोस्तों जो इस मौसम में बहुत अच्छा काम करेगी, हेपर सल्फ। हेपर सल्फ में डीप ब्रीदिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। वो लंबी लंबी सांसें खींच के लेता है क्योंकि उसको सांस खुल के ही नहीं आ रहा है। इसमें भी जो उसको आराम मिलेगा वो हेड को बैकवर्ड करके ही मिलेगा। अगर वो अपने हेड को पीछे की तरफ ले जाएगा तो उसको खुल के सांस आएगा। अगर ऐसा किसी को हो रहा है, इस तरीके से किसी को रिलीफ महसूस हो रहा है, वो हेपर सल्फ 30 ले सकता है। विंटर के मौसम में हेपर सल्फ बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। अब मैं आपको 2 मेडिसिन ऐसी बताऊंगी दोस्तों जो बच्चों में बहुत अच्छा काम करेगी। पहला नेट्रम सल्फ, दूसरा इपिकाक। ये 2 मेडिसिन दोस्तों ऐसी हैं, अगर बच्चों को जिनको प्रॉब्लम है एस्थमा की या एस्थमा नहीं है, अभी उनको थोड़ा थोड़ा सा ब्रीदिंग डिफिकल्टी और बार बार कफिंग का प्रॉब्लम होता है, बार बार खांसी जुकाम होने लगता है, चेस्ट में से आवाज आने लगती है, अगर ऐसा कोई बच्चा है तो वो नेट्रम सल्फ 30, इपिकाक 30, ये 2 मेडिसिन है दोस्तों। उसको महीना भर खिलाइए, सुबह शाम दोनों में कम से कम 1 घंटे का गैप रखिएगा। अगर आप उसको महीना भर ये मेडिसिन देंगे तो बच्चे के साथ ऐसी प्रॉब्लम होना बंद हो जाएगा, वो बहुत बेटर हो जाएगा। बार बार उसको कफ एंड कोल्ड होना बंद हो जाएगा। अगर उसको कफ एंड कोल्ड होगा तो उसके जो लंग एयरवेज में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जो रुकावट हो रही है, जो नैरोइंग हो रही है, वो होनी बंद हो जाएगी। बच्चा बहुत कंफर्टेबल रहेगा। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा प्रॉब्लम है तो नेट्रम सल्फ 30, इपिकाक 30 कम से कम 25 दिन या 1 महीना जरूर ले, वो ठीक हो जाएगा। आशा करती हूँ आप मेरी वीडियो से संतुष्ट होंगे दोस्तों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है अस्थमा से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगी। धन्यवाद।